आज के वीडियो के 4 पार्ट हैं। 27वीं आईनी तरमीम लाने का कॉन्टेक्स्ट क्या था, 27वीं आईनी तरमीम में है क्या, 27वीं आईनी तरमीम पर मेरी राय क्या है, और पार्ट 4 27वीं आईनी तरमीम पर मैं खामोश क्यों था। स्पॉइलर, लिफाफे नहीं आए। पार्ट 1 27वीं आईनी तरमीम लाने का कॉन्टेक्स्ट क्या था। मैं आपको हमेशा कहता हूँ पर्सनल से ज़्यादा प्रोसेस ज़रूरी है, सिस्टम ज़रूरी है। एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का तसव्वुर किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत है, लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट है, और जुडिशरी अदलिया, ये 3 इदारे हैं। ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखेंगे ताकि कोई भी एक इदारा जो है वो ऑल पावरफुल ना हो जाए। जहां पोस्ट मुशर्रफ पार्लियामेंट ने थोड़े अपने कदम जमाए थे, थोड़ी अपनी स्पेस रीगेन की थी, एक मेजर इम्पेडिमेंट जो हमेशा से था उनकी राह में, वो था पाकिस्तान की जुडिशरी। क्योंकि आपको हमेशा बताया गया है कि सियासतदान बहुत बुरे हैं, सियासतदान बहुत करप्ट हैं, सियासतदान से बुरी कोई चीज़ ही नहीं बनी, तो हमें लगता है कि ठीक है, इन सियासतदानों के ऊपर अदलिया का चेक होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे अदलिया की तारीख भी देखें तो वो किसी लिहाज से सियासतदानों से कम नहीं रहे। वो भी शाना बशाना मार्शल लॉज, मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ रहे हैं। और अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो जहाँ सियासतदान इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वहाँ अदलिया भी इन्फ्लुएंस हो सकती है और हुई भी है। इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट अपराइट जजेस जो बहुत अच्छे जजमेंट्स देते हैं वो जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, लेकिन वो भी मुशर्रफ की कैबिनेट का हिस्सा थे। जब पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी को वीकन होने का सिलसिला शुरू हुआ 2017 में, उसमें भी फ्रंट लाइंस पर जुडिशरी थी, साकिब निसार थे। जो ये हाइब्रिड निज़ाम आया है उसका यही मकसद था या उसका यही इरादा था कि सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप सेम पेज पे होंगी, सब मिलकर खाएंगे। और 2022 में जब ये सेम पेज फटा है, वो भी एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फटा है, जिसकी वजह से चीज़ें वापस फ्लक्स में आ गई कि मिलिट्री हाई कमांड भी डिवाइड हो गया। जनरल फैज़, जनरल बाजवा जो हैं वो एक ही पोजीशन के लिए दोनों ट्राई कर रहे थे। फिर मई 9 को एक कू करवाने की भी कोशिश की गई। इसी तरह जुडिशरी में भी एक स्प्लिट आ गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू इमरान खान को तो हटा दिया, लेकिन इमरान खान के हामी जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे, जिसमें उमर अता बंदियाल हैं। उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को बचाने के लिए या उनको हुकूमत पंजाब की वापस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तक रीराइट कर दिया जाए। तो जुडिशरी ने तारीख़ में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से बाहर निकल कर सियासत में दखल अंदाजी की है या इंटरफियर किया है, और साथ ही साथ मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को जस्टिफाई किया है, उनके अंडर सर्व किया है, मिलिट्री डिक्टेटर से ओथ लिया है। हाइब्रिड रिजीम हो या मिलिट्री डिक्टेटर हो, उसके सामने झुके हैं। तो जो आप पिछले 1-2 साल में देख रहे हैं, वो जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने आप को रीअसर्ट करना चाह रही है और जुडिशरी से स्पेस वापस लेके पार्लियामेंट की स्पेस बनाना चाह रही है। पर इसमें जो साइलेंट पार्ट है वो ये है कि पार्लियामेंट के पीछे मिलिट्री लीडरशिप है। मिलिट्री लीडरशिप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से या अपने मकसद के लिए करवाना चाह रही है, विच इज़ वाई दीज डिस्कशंस सॉर्ट ऑफ बिकम फ्यूटाइल। आई विल सपोर्ट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, लेकिन ये पार्लियामेंट तो सुप्रीम नहीं है या ये पार्लियामेंट तो नहीं पास करवा रही। अगर स्पेसिफिकली लॉ को देखा जाए तो मेरी नज़र में भी जुडिशरी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब रोल पामाल कर चीज़ें की हैं। इसीलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया था, मुझे लगा वो अच्छा है कि चीफ़ जस्टिस को जो लगता है कि मैं मास्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, वो रोल थोड़ा कर्टेल किया जाए, थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए बेंच फॉर्मेशन को। मैंने उसको सपोर्ट किया। पर जब 26वीं आईनी तरमीम आई, मुझे लगा कि ये थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं। उस वक्त इसी कुर्सी पे सलाउद्दीन अहमद बैठे हुए थे, उनके साथ हमारा काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो आप बना रहे हैं, एक ज़रा डिस्कशन करें फ़िलोसॉफिकली, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या होता है, क्यों होना चाहिए, किस वजह से ये किया जा रहा है। बिकॉज बज़ाहिर यही लग रहा है कि आप जुडिशरी को वीकन कर रहे हैं। सो एट द टाइम ऑफ द 26th अमेंडमेंट द आर्ग्यूमेंट वाज दैट द एग्जीक्यूटिव इज़ मे बी गोइंग अ बिट टू फार, कि जुडिशरी ने जो अपना रोल क्रॉस किया हुआ था तो उनको पीछे अपने रोल में डालने की ज़रूरत थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी के रोल में आ रही है। उसी सिलसिले में 27वीं आईनी तरमीम है, जो अब मेरी नज़र में बिल्कुल ही आपने एनिमी टेरिटरी में जाके, जुडिशरी की टेरिटरी में जाके बिल्कुल ही उनका रोल कम करने की कोशिश की है। और जो जुडिशरी का रोल है उस पर अब पार्लियामेंट आ चुकी है। ये कोई नहीं कह रहा कि जुडिशरी को कम्प्लीटली आज़ाद होना चाहिए। आई एम श्योर कुछ जजेस ज़रूर कह रहे होंगे, पर मैं उस बोट में नहीं हूँ। यूएस में भी
प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जज सेलेक्ट करता है, फिर कांग्रेशनल अप्रूवल उसको चाहिए होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिस तरह हाल ही में हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव का कोई रोल ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव कोई चेक एंड बैलेंस जुडिशरी पर ला ही नहीं सकता। उन पे लाना क्या, अपने आप पे भी लाना मुश्किल हो गया था कि अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट को भी निकालें तो जुडिशरी बीच में आ जाती थी, या अगर आप कोई रोड खोलें तो जुडिशरी बीच में आ जाती थी। जुडिशरी ने भी हदें पार कर दी थी, लेकिन उसका मकसद फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स रिज्यूम करना है ताकि सिस्टम चल सके। ये नहीं कि अच्छा जी जुडिशरी ने हम पे हमले किए थे तो अब हम जुडिशरी पे हमले करेंगे। अगेन थोड़ी मुश्किल हो जाती है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स पाकिस्तान में डिस्कस करनी, क्योंकि essentially the system needs to balance itself, the system needs to find the right balance. The problem is पाकिस्तान में एक मिलिट्री है जो इस सिस्टम से ऊपर ऑपरेट करती है, तो वो अपने असर व रसूख से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन इदारों को कंट्रोल करती है। सो माई मेन प्रॉब्लम इज़ नॉट द अमेंडमेंट इटसेल्फ, इट्स विद द प्रोसेस। चलें, एक तो वो डिस्कशन है ना कि जी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, वो 2018 में भी इलेजिटिमेट थी, वो आपने आर्ग्यूमेंट करनी है तो पिछले जो भी 2007 साल निकाल लें, बोले हर जो लॉ पास हुआ है सब इलेजिटिमेट है, किसी के पास कोई हक नहीं था, प्रोसेस चलने ही ना दो, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। पर अगर हम बेसिक देखें कि भाई चलें 2024 के इलेक्शंस रिग्ड थे, आपकी मर्ज़ी के लोग आ गए ना, बैठ गए, अब इनको भी उठा कर, इनके बीवी बच्चे उठाकर अगर पास करवाना है, अगर इनको खुद नहीं पता क्या लॉ है, कहीं और से लिख कर आ रहा है, तो एक फसाड पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी जो है, बज़ाहिर देखें ना आर्ग्यूमेंट क्या है कि पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी हम लोग जो है ना वो इस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, जुडिशरी का रोल कर्टेल करने के लिए। तो भाई पार्लियामेंट कहाँ से सुप्रीम हो गई जब पार्लियामेंट कंट्रोल ही मिलिट्री कर रहा है, जब पास ही मिलिट्री करवा रहा है। तो जो आप खुद आर्ग्यू करना चाह रहे हैं कि इससे पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, द प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग इज़ डिस्ट्रॉइंग द पार्लियामेंट। डिस्कशन नहीं हो रहा, यहाँ लॉ पास करने के लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, जर्नलिस्ट को रब्ता करना पड़ता है, उनसे कंसल्टेशन करनी पड़ती है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे पास हो रहा है कि खुद लोगों को नहीं पता जो पास कर रहे हैं। 3 नवंबर को बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है, तब से डिस्कशन शुरू हुआ है, उससे पहले किसी को इल्म ही नहीं था। 4 नवंबर को मैं एक सहाफ़ी के साथ था, मैंने उनसे पूछा कि भाई 27वीं आईनी तरमीम में है क्या, मुझे ज़रा बताओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक स्टेट मिनिस्टर से मैंने पूछा, उनके पास क्लैरिटी नहीं थी। तो भाई जब स्टेट मिनिस्टर को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। ये 4 नवंबर की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। 8 नवंबर को सेनेट से पास हो गया था। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई आप कह रहे हैं पार्लियामेंट को सुप्रीम करेंगे, पार्लियामेंट की जगह बनाएंगे, पार्लियामेंटेरियंस की तो ये औकात है कि अच्छा चले हम समझे उनको 4 नवंबर को नहीं पता था, 5 को पता चल गया होगा, या मैं बोलूँ 3 नवंबर बिलावल का ट्वीट आया, सबको पता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ये 5 दिन का डिस्कशन है। मतलब हमारी सेनेट 5 दिन से कम बैठी तो 1 दिन भी नहीं, बट चलें जस्ट मैक्सिमम टाइम भी दे दें कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने में, तरामीम लाने में, इतना कम टाइम। तो दिस इज़ द प्रोसेस दैट आई हैव अ बिगर प्रॉब्लम विद कि भाई रिप्रेजेंटेटिव कंसेंसस के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो दूर की बात, नेशनल कंसेंसस तो दूर की बात, पॉलिटिकल कंसेंसस ऑफ अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट वो भी नहीं अचीव हो रहा। तो बिल्कुल ही फसाड है। पर क्योंकि हो गया है तो अब पार्ट 2 पर आते हैं, द एग्जैक्ट क्लॉजेस, द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट। लाइन बाय लाइन जाने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 42 अमेंड होता है, यानी प्रेसिडेंट का जो ओथ अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ द न्यूली क्रिएटेड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेंगे। ये एक लंबा डिस्कशन है कि भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब क्रिएट हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात रहती है, चीफ जस्टिस की क्या औकात रहती है, इसको पार्ट 3 में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट एसेंशियली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ही इज़ द मेन जुडिशल अथॉरिटी बाय क्रिएटिंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विच एसेंशियली इन एसेंस, अब जब बाकी क्लॉजेज देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, इज़ ऑपरेटिंग अबव द सुप्रीम कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ऊपर हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा चेंज है, सेनेटर की जो टर्म है उसको डिफ़ाइन किया गया है 6 साल कि भाई आप जिस डेट भी इलेक्ट हुए हैं, आपका जो कंप्लीशन टर्म का साल है वो 11 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रेजिग्नेशन या निकालने का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जाएगा। चौथी बात ये है कि आर्टिकल 68, 78, 81 और 114 जो है वो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे भी लागू होगा। सो बेसिकली जो कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है
वो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस पर भी लागू होगा। ये भी लिखा हुआ है कि उनका कंडक्ट भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। पीएम के एडवाइजर्स 5 से बढ़ाकर 7 कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल वो बनेगा जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरता हो। प्रोविंशियल कैबिनेट को 15 से बढ़ाकर 17 कर दिया है। चीफ मिनिस्टर्स के भी एडवाइजर को 5 से बढ़ाकर 7 कर दिए हैं। आर्टिकल 165A, 175 और 175A में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को भी ऐड कर दिया है। जुडिशल कमीशन में अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट FCC शॉर्ट कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट SC, दोनों के चीफ जस्टिस बैठेंगे। दोनों में से जो भी सीनियर होगा वो उसको चेयर करेगा। 175B नया आर्टिकल ऐड किया जा रहा है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को इस्टेब्लिश करता है। इसमें हर सूबों के इक्वल जजेस होंगे। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस 175A के तहत होगा। किसी भी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो मसला है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट डिसाइड करेगा। अगेन पार्ट 3 में एनालाइज करते हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अब FCC जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर कोई केस आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो भी इंटरप्रिटेशन के लिए अपील में अब FCC जाएगा। FCC के पास अपनी रिव्यू पावर्स भी होंगी जजमेंट की। वो पार्लियामेंट को एडवाइस भी कर सकता है। जिन जिन आर्टिकल्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था उसको अब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ख़त्म कर दी है। जो सुओ मोटो आप सुनते रहते हैं वो अब ख़त्म हो गई है। आर्टिकल 184 रिमूव किया जा रहा है। इस पर बहुत डिबेट हुई है। अगेन सलाउद्दीन अहमद के साथ जो हमारी पहली पॉडकास्ट हुई थी हमने डिटेल में सुओ मोटो पावर डिस्कस किए थे, जाकर प्लीज़ सुन लीजिए। 184 के साथ 186 भी निकाला जा रहा है जो एडवाइजरी जूरिसडिक्शन थी कि पार्लियामेंट कहता है कि हम ये पास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ज़रा बता दो ठीक है चंगा हैगा। वो पावर भी अब FCC को दे दिया। इसलिए मैं कह रहा था कि FCC अब SC के ऊपर है, बिकॉज FCC के जजमेंट्स SC पे बाइंडिंग होंगे पर SC के जजमेंट जो हैं वो FCC पर बाइंडिंग नहीं होंगे। हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट को दे दी है। अब आ जाते हैं मिलिट्री साइड पे जिस पे आपके ज़्यादा इंटरेस्ट है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जो पोजीशन है वो ख़त्म की जा रही है। फील्ड मार्शल जो बनेंगे वो फॉर लाइफ बनेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के फील्ड मार्शल्स होंगे। और क्योंकि ये नेशनल हीरोज़ हैं इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो वही प्रोसीजर है जो आर्टिकल 47 का प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि सेनेट या नेशनल असेंबली में कोई भी रेजोल्यूशन लेकर आए कि मैंने फील्ड मार्शल को हटाना है, 51% उसको चाहिए कि ये रेजोल्यूशन मूव भी हो सके, डिस्कस भी हो सके। 51% मिल गई, फिर बोलेंगे अच्छा जी रेजोल्यूशन अब आ गया है, अब इस पर डिस्कस करो, वोट करो। वोटिंग में दोनों हाउसेस की 2/3 चाहिए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए आपको नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत आप ये दिखा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव। अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु हैज नाउ बिकम द फील्ड मार्शल। तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट को हटाने के लिए आपको पहले तो मेजॉरिटी चाहिए जस्ट के रेजोल्यूशन आ सके। फिर जब रेजोल्यूशन आ गया तो फिर दोनों हाउसेस में 2/3 चाहिए। इसको मीम लैंग्वेज में कहते हैं, फिर ना ही समझें। फिर लीगल इम्यूनिटी का मामला है वो प्रेसिडेंट जरदारी के लिए भी लिखा हुआ है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या अरेस्ट प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं हो सकता। अब इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं, पार्ट 3 पर आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका नहीं, ये मेरा मसला है। मुझे पसंद है फैक्ट्स, एविडेंस। एक LLB भी गलती से मैंने कर ली थी, तो एक्चुअल लॉ देखकर उस पर तबसरा देना मुझे ठीक लगता है। जो इतने टाइम से लोग कह रहे हैं कि भाई कब बोलोगे, जब मेरी आंखों के सामने डॉक्यूमेंट या पब्लिक किसी भी आंखों के सामने डॉक्यूमेंट 9 को आया है और आज 11 है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या रफ्तार चाहते हैं आप मुझसे? मैं तो उनमें से नहीं हूँ ना कि व्यूज़ के लिए बस फ़ौरन कैमरा ले जाके वो जो एक टाइम चल सबसे पहले हमने खबर दी। नहीं, मेरे कल परसों मैं अगर आपको सैटरडे को व्लॉग बना देता तो कि नहीं होता पास। नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं है ना, मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेता हूँ कि मेरे कहने ना कहने से कुछ हो जाता है। तो इसीलिए पढ़कर अब मैं आपको अपनी राय दे सकता हूँ ताकि ये हवा में बात ना हो। अगर आपको क्लॉज बाय क्लॉज नहीं समझ आया तो चीदा मैं बता देता हूँ कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जा रही है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। वो इन पैरेलल टू द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ऑपरेट करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, सुओ मोटो है, वो ख़त्म की जा रही है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो सारे के सारे अब FCC जाएंगे। फिर जिन चीज़ों में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई लीगल इम्यूनिटी है फील्ड मार्शल के पास, प्रेसिडेंट के पास, ये भी बहुत क्या सराहियाँ हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी होगी। फिर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर लोगों ने बोला कि शायद ये इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर को लीगल इम्यूनिटी दे रहे हैं क्योंकि अगर दे दें तो फिर इमरान खान के लॉयर जाके बोलेंगे कि फिर मैं भी प्राइम मिनिस्टर था। जिस तरह मैंने आपको शुरू के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया कि अगर तो ये जनरल एक डिस्कशन होता कि क्या पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहिए, हो सकता है मैं फेवर में भी होता या मैं कंपेल हो जाता अगर एक आर्ग्यूमेंट अच्छी होती कि बिकॉज़ मैं
फिलोसॉफिकली ये ज़रूर एग्री करता हूँ कि जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव की ओवरसाइट होनी चाहिए, जिस तरह एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशरी की ओवरसाइट होनी चाहिए। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का पूरा तस्वुर ही ये है। लेकिन प्रोसेस और प्रोसीजर जिस तरह ये किया गया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और मेरिट्स में भी मुझे लगता है कि अब थोड़े ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह शुरू में बनाया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव बना रही है, तो एसेंशियली अपना जो चेक और बैलेंस रखना है आपने, वो आप ही बना रहे हो। तो मेरी नज़र में दिस डज डिफाइन द जुडिशरी एंड द जुडिशरीज एबिलिटी टू बिकम अ चेक एंड बैलेंस ऑन द पार्लियामेंट, वो उसको कम कर देती है। अच्छा, ये डिबेट भी हुई शाहजेब खानज़ादा पर, जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म तारड़, वो आए हुए थे। उन्होंने बोला कि भाई हम तो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन में इक्वल एग्जीक्यूटिव और जजेस होंगे तो वो बैलेंस होगा, लेकिन जो पहला है वो किसी ने तो लगाना है, तो जो पहला है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपनी कंसल्टेशन से लगा रहे हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट का जज होना ज़रूरी है। पर देखें ना, आप अगर अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाते हैं फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस लाते हैं, तो आपके मर्ज़ी के लोग अपनी मर्ज़ी के लोग आएंगे, उनके मर्ज़ी के लोग अपनी मर्ज़ी के लोग आएंगे, तो उन लोगों से फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो एक नेचुरल चेक एंड बैलेंस बन जाएगा, हो सकता है 20-30 साल के बाद अगर प्रोसेस सही तरह फॉलो किया गया तो ये चीज़ें इररेलेवेंट हो जाएं। बट फॉर नाउ आई कैन नॉट इमेजिन इट विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। आई डू थिंक इट विल बी अ पार्टिजन बॉडी। जिस तरह मैंने कहा कि मैं जुडिशरी की कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बिल्कुल फेवर भी नहीं हूँ। जुडिशरी ने जिस तरह के बेसिक स्ट्रक्चर या डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी वाले लॉज दिए थे, जिसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना तक जस्टिफाई कर दिया, जिसने मार्शल लॉज तक रेटिफाई कर दिए, उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये हर लॉ स्टूडेंट को मिसाल दी जाती है कि पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो कहता है हर बच्चा जिसकी नीली आंखें हैं उसको मार दिया जाए, तो क्या पार्लियामेंट के पास ये हक़ है? मेरी नज़र में ये हक़ नहीं है। ये भी जब डेमोक्रेसी की डिबेट होती है, डेमोक्रेसी सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज़म नहीं है। पार्लियामेंट अगर बैठकर कोई भी फ़ैसला कर दे, अगर पार्लियामेंट बैठकर फ़ैसला करे कि जी जो कराची में रहता है हमने उसका कत्ल करना है, पार्लियामेंट मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ने फ़ैसला नहीं, इस तरह नहीं ऑपरेट होते। ह्यूमन राइट्स होते हैं, लॉज होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो जुडिशरी का ये काम होता है कि जो वर्स्ट इम्पल्सेस हैं, ये जो इलीगल काम हैं, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक चेक एंड बैलेंस पार्लियामेंट के ऊपर हुआ जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी ने वो रोल नहीं सही तरीके से अदा किया। तो अब ये जो वॉच डॉग का रोल है, अगर ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चला जाएगा, और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पार्लियामेंट ही बना रहा है, उसके जो पहले चीफ जस्टिस हैं वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ही लगा रहे हैं, कैसे वो एक एडिक्वेट चेक एंड बैलेंस होगा? जो बाद में जुडिशल कमीशन डिसाइड करेगी, आई थिंक उसमें चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, अटर्नी जनरल होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, स्पीकर होगा, 2 ऑपोजिशन के मेंबर्स होंगे। तो ये वो आज़म तारड़ आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए रिप्रेजेंटेटिव है, ऑपोजिशन के भी लोग उसमें बैठे हुए हैं, पर हमने ये भी देखा है कि पार्लियामेंट में कैसे अपनी मर्ज़ी की ऑपोजिशन बिठा देते हैं। और फिर बाकी जजेस होंगे, ताकि 5 एग्जीक्यूटिव 5 जजेस, एक ज़रा पैरिटी हो। जो थोड़ी बहुत अच्छी बात है वो ये है कि हर सूबे की नुमाइंदगी होगी, तो फेडरल और प्रोविंशियल जो मसला होगा वो फिर इस कोर्ट में जाएगा। अच्छा, उसमें ऑन पेपर बड़ी अच्छी बात है कि अच्छा कालाबाग डैम का मसला आ गया, पंजाब को चाहिए, इस्लामाबाद को चाहिए, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध जो कालाबाग डैम के खिलाफ रेजोल्यूशन लाए थे, अगर तो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मसले रिजॉल्व करे और उसमें पैरिटी हो हर सूबे की, तो कालाबाग डैम जैसा मंसूबा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एंड सिंध विल ट्रम्प इस्लामाबाद एंड पंजाब। आज़म तारड़ ने ये भी बोला कि इस्लामाबाद की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी भी प्रोविंस से ज़्यादा नहीं होगी, तो 3 प्रोविंस मेजॉरिटी में ही होंगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो नाम की गवर्नमेंट है। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह की डिस्कशंस करना, बिकॉज देखें ये जो भी लॉज, जो भी सिस्टम्स आप बनाएंगे, आप यही अज्यूम करके बनाएंगे ना कि मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर तो मैं बोलता हूँ कि भाई कोई भी जज मिलिट्री से इन्फ्लुएंस में आके कोई भी जजमेंट दे सकता है, फिर कोर्ट्स ही बंद कर दें। तो जब आप प्रोसेस बना रहे होते हैं, जब आप सिस्टम बना रहे होते हैं, अगर तो इन प्रैक्टिस
एक इदारा कोई सिस्टम, कोई लॉ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो करेगा तो फिर मुल्क में कोई सिस्टम नहीं बन सकता. सो इन थ्योरी आई लाइक दिस आइडिया ऑफ पैरिटी बिटवीन प्रोविंसेस. ये हमने जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ डिस्कस किया उसमें भी हम काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि ज़्यादा पैरिटी या वीटो वोट होना चाहिए छोटे सूबों के पास. बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि अगर इस्लामाबाद कुछ चाह रहा है, पंजाब कुछ चाह रहा है और बलूचिस्तान में तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ही नहीं. बलूचिस्तान में तो आप बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी के, अगर किसी को शिकायत है कि जी ये देखें इस दफ़ा इलेक्शन में बहुत रिगिंग हुई, आप पिछले कई इलेक्शन बलूचिस्तान के निकाल के देख लें, शायद 2013 का थोड़ा सा बेहतर था. तो जब बलूचिस्तान में है ही आपकी पपेट गवर्नमेंट जिसने आपकी मर्ज़ी से ही वोट देना है, तो जो फ़ायदा भी होना था वो भी नहीं हो सकता. तो ये प्रॉब्लम है. अगेन हम फ़िलोसॉफिकली अगर आर्ग्यू करें, अच्छा जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं सेलेक्ट करें. प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बार काउंसिल, सारे जजेस, जुडिशरी मिलकर पहला बनाएं ताकि वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो. बट जब वही लोग क्वेश्चनेबल हैं तो फिर भाई जो लगाएंगे वो भी क्वेश्चनेबल होगा. अगर तो कोई कहता है यूरोप में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, बिल्कुल हैं. अगेन इन थ्योरी शायद मुझे इतना मसला नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बैठें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिस्कस करें, और जो ये एमई का बैकलॉग है जो सुप्रीम कोर्ट सारा वक्त पॉलिटिक्स में होती है, सारा टाइम आपका इसमें वेस्ट हो जाता है कि अच्छा जी इस सियासतदान के साथ क्या हुआ, वहाँ कैमरास भी लग रहे होते हैं, उसको वायरलिटी भी मिल रही होती है और बैकलॉग केसेस का बढ़ता रहता है. तो अगर ये एक नेक नियति से नेशनल कंसेंसस के साथ, नेशनल डिस्कशन के साथ सबको ऑन बोर्ड लेके एक लंबा डिस्कशन करके, आवाम की राय लेकर, पब्लिक शोज़ करके, टीवी पे महीनों डिस्कस करके, लोगों का फीडबैक इंकॉर्पोरेट करके ठीक तरीके से बनाए जाते तो शायद ठीक हो जाता. फिर आप उसको यूरोप से कंपेयर कर सकते थे, पर कुछ भी नहीं किया ना आपने. इसी तरह इम्यूनिटी वाली बात है. अगर तो आप कहते हैं कि भाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आपके जो रेगुलर फंक्शंस हैं उनमें अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप डील साइन करते हैं, वो डील अच्छी नहीं निकली, वो मसला निकल गया, एज प्रेसिडेंट आपके पास इम्यूनिटी है बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, नॉट एन इंडिविजुअल, दैट्स फाइन. बट जिस तरह अभी आपने लॉ फ्रेज किया है कि कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी है, वो फिर क्वेश्चनेबल हो जाता है कि भाई अगर तो प्रेसिडेंट जरदारी सड़क पे किसी को गोली मार दें वाइल बीइंग प्रेसिडेंट, इज़ ही फ्री ऑफ एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स? कोई उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता, कभी नहीं अरेस्ट हो सकते. इसीलिए इस तरह की जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी क्लॉजेज होते हैं वो हमेशा चैलेंज किए जाते हैं. पर मसला ये है अब आप चैलेंज कहाँ करें? जो जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस था वही ख़त्म हो गया. तो आपका बनाया हुआ चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का वो वही डिसाइड करेगा ना जो आप चाहते हैं या आपके फेवर में चाहता है. तो एटलीस्ट इनिशियली तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर चैलेंज नहीं आएगा. जो मिलिट्री साइड पे लीगल इम्यूनिटी है वो ज़रा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि हमारी हाल की जो तारीख़ है, अभी जब DGISPR कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे तो उन पर किसी ने ये भी पूछा कि जनरल फैज़ जो हैं, जो फॉर्मर DGIS आए हैं, उन पर केस चल रहा है, उसका क्या हो रहा है? तो DGISPR ने जवाब दिया कि भाई हमारा अपना एक प्रोसेस होता है, इट टेक्स इट्स ड्यू टाइम, क्योंकि हम जस्टिस की बिना पर फैसले करते हैं. रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर तो हम समझें कि डिले किया जा रहा है या उसको ऑन होल्ड रखा जा रहा है, आप पहले ऑप्टिक्स समझें. हमेशा मैं कहता हूँ तारीख़ में ले जाकर चीज़ें आसानी हो जाती हैं, बाइसेस भी लोगों के कम हो जाते हैं, इशू फॉर इशू सेक भी समझ में आ जाता है और पैटर्न्स भी आप देख लेते हैं. जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाया गया. PPP जो है, PPP सपोर्टर्स जो हैं वो तो बेनज़ीर की डेथ भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे ब्लेम करती हैं. बेनज़ीर ने ख़ुद उनको नामज़द किया हुआ था, वुल्फ ब्लिट्ज़र को उन्होंने जो नाम दिए थे कि इफ़ आई डाई कौन लोग ब्लेम होंगे. PPP ने क्या इंतकाम लिया या PPP लुक्ड द अदर वे कि ठीक है जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आपने ले जाना है तो ले जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे. शुरू में नवाज़ शरीफ ने बातें की, लेकिन बाद में वो भी ही डिड नॉट स्टैंड फॉर जनरल परवेज़ मुशर्रफ्स कन्विक्शन, नॉर डिड ही बिकम एन इम्पेडिमेंट. तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाना चाहते हैं ले जाएं, हम बस दूसरी तरफ देख रहे हैं, ना हम मदद करेंगे ना हम आपको रोकेंगे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर द मिलिट्री टू इंश्योर कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कठेरे में ना खड़े हों, केस ना चले? उसकी उनकी नज़र में ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं कि जो आर्मी मोराल है कि हमारा लीडर जजेस में, कोर्ट्स में इधर उधर हो रहा है और एक आम जज, भले वो सुप्रीम कोर्ट का हो, एक सिविलियन, उसकी क्या औकात. तो इसी तरह एक फॉर्मर DGISI जो हैं अगर तो वो कन्विक्ट होते हैं, दिस आई एम अज्यूमिंग विल नॉट बी ग्रेट फॉर द मोरल ऑफ द आर्मी. बट ऑन द फ्लिप साइड दुनिया भर में तारीख़ में जब मिलिट्री कू हुआ है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स फेल होते हैं, कभी भी उठा लें तारीख़ में क्या होता है उनके साथ,
तो कुछ तो करना है, बिकॉज अब तो कोई दो राय नहीं है कि May 9 जो है वो जनरल फैज़ और इमरान खान ने मिलकर एक मिलिट्री कू करने की कोशिश की थी। ये बातें तो अब बहुत खुलकर सामने आ गई हैं। तो आपको कुछ तो करना है, पर आप कुछ ज़्यादा भी नहीं कर सकते। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये मिलता है ना कि गवर्नमेंट बदल जाए, हुकूमत बदल जाए, जो बदलना है बदल जाए, फील्ड मार्शल अपने आप को लीगल इम्यूनिटी देके फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर मैं जो दूसरी राय आपको देता हूँ, जिससे पीटीआई सपोर्टर्स को जश्न मनाना चाहिए, कि अगर तो आप इमरान खान को एज प्राइम मिनिस्टर वापस देखना चाहते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है? इमरान खान। ऑब्वियसली पीटीआई सपोर्टर्स कुछ भी बोलें, पब्लिकली भीखे मांगी है ना इमरान खान ने, मिलिट्री में उससे बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे प्लीज़ बात कर लो, मैंने ख़त लिखा, ख़त का जवाब नहीं आया। ये तो इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिकली ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं। कमिटीज़ बनाई उन्होंने, मिलिट्री में से बात कर ले, वो नहीं बात कर रहे हैं मिलिट्री वाले। यूथ ट्यूबर्स आपको ये बेचेंगे कि वो पैरों में पड़े हुए हैं, बट इमरान खान की अपनी ज़बानी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मसला क्या है? एक मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है कि मिलिट्री के लिए तो आइडियल चीज़ इमरान खान ही है ना, कि एक ऐसा बंदा जो आवाम को कुछ भी बेच दे, पॉपुलर भी हो, आवाम दिन को वो रात बोले, रात को वो दिन बोले, वो मान जाए, सारी वो बातें कर दे, पीछे पीछे मिलिट्री के कंट्रोल में सब हो, सुपर किंग वो लोग हों, सामने ही आपने स्पोक्स पर्सन रखा हुआ है कि आपने जो करना है कर दे, ये आवाम में जाके जस्टिफाई कर दे कि बिल्कुल ठीक किया है इन लोगों ने। मसला ये है, ही गॉट टू बिग फॉर हिज ब्रिचेस। बी, बाजवा साहब ने उनको देखा और बोला, शंकर हम तुमको पाले हैं, कि भाई जिसने पाला है उसी के खिलाफ बेवफाई। तो वो फिर जनरल फैज को लाना चाह रहे थे, तो वो एक इंटर एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो गई। PMLN PPP ऑलवेज नॉट आइडियल बेड फेलोज फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट। उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट हिस्टोरिक है, नवाज शरीफ के साथ तो था ही, तो उनको साइडलाइन कर दिया, बट PPP के साथ तो शुरू से ही इख्तलाफ है। तो ये ज़रूरत के नाते अभी ये कोलिशन बनाई हुई है, इसको चला रहे हैं। आइडियल सिनारियो इमरान खान ही है सबके लिए मिलिट्री में, लेकिन वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि भाई इस बंदे को ट्रस्ट कैसे करें? ये तो दिन में कुछ और बोलता है, रात में कुछ और बोलता है। तो एक लीगल इम्यूनिटी जो है वो सॉर्ट ऑफ गेट अवे कार्ड है इमरान खान के लिए भी। तो इमरान खान कल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लोग उनसे पूछते हैं, तेरी बड़ी बड़ी बातें की थी आपने तो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन देखें कॉन्स्टिट्यूशन कहती है हम करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। तो वो जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी मान लेंगे, बोलेंगे ठीक है यार, इमरान खान तो बिल्कुल यू टर्न नहीं लिया, बिल्कुल बैक ट्रैक नहीं किया, मुल्क के मफाद में कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी दे दी है इन शरीफों ने और जरदारी ने, अब वो इमरान खान क्या कर सकता है। तो पीटीआई सपोर्टर्स के लिए सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि 27th अमेंडमेंट के बगैर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो अगर तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर फिर से बनना है तो 27th अमेंडमेंट ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं तो दोनों चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। अब आते हैं पार्ट 4 पर। तो जो सुनने आए थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पॉलिटिक्स हैं, क्या हिस्ट्री है, वो मैंने आपको सबको बता दिया है। अब आप लोग जा सकते हैं। जो मुझे सुनने आते हैं, मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रखते हैं, TP के रेगुलर फॉलोअर्स हैं, ये पार्ट 4 जो है ये सिर्फ आपके लिए है। आई डोंट नो लोग मुझे इतना सीरियसली क्यों लेना शुरू हो गए हैं। भाई मैं नहीं हूँ, जो रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं कितने सालों से रो रहा हूँ कि मुझे नहीं करना करंट अफेयर्स, ना मुझे करंट अफेयर्स में मज़ा आता है। पहले मैंने सोचा कम्प्लीटली छोड़ दूँगा, फिर ज़ाहिरी बात है अभी ये दिलाश भी मुझे मिले थे, वो भी यही कहते थे कि यार तुम क्या करते हो, आते हो बोलते हो आइंदा मैं नहीं करूँगा, 3 दिन बाद वीडियो आ जाती है। तो ये मैंने बहुत किया है, माजरत। पर मैंने स्लोली ये बोलना छोड़ दिया। लेकिन मैंने किया क्या है, मैंने सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो दिस वीक इन पाकिस्तान मूव कर दिए हैं कि हफ्ते के एंड में आता है। किसी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मंडे को कुछ हुआ है तो संडे को हमारी वीडियो आ रही है। हमारे बोलने ना बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा पॉडकास्ट कभी किसी शेफ़ के साथ कर लो, कभी किसी दोस्त के साथ कर लो, कभी म्यूजिशियन के साथ कर लो। जिन चीज़ों में आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स मेरा इंटरेस्ट है, अभी एक फ़िल्म एक्सपीरियंस पे मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, कहानियाँ लिख रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म्स भी बनाएंगे हम, वहाँ पर फिल्म रिव्यू भी करेंगे। अभी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस भी शुरू कर दिया है जिसमें फ़ुटबॉल क्रिकेट डिस्कस हो रही होती है। ये मेरे जनरली इंटरेस्ट हैं जो मैं परसू करना चाहता हूँ। करंट अफेयर्स में ना मुझे लगता है कि कुछ रखा है, ना मुझे लगता है कि मेरे बकवास करने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना मुझे लगता है कि मेरी राय इतनी इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख़िलाफ़ अब जिस तरह की कैंपेन्स चलती हैं, मुझे तो समझ से बाहर हो जाता है कि वो अरशद वारसी की मीम है ना कि ऐसी चीज़ों में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। आई फॉरगॉट व्हाट हैपेंड, बट मैंने इन 6.5 साल ऑफ TP एक वेकेशन ली है, सबको पता होगा, बिकॉज़ वो उस वेकेशन की रील्स मैंने पूरे साल चलाई थी यूरोप की।
पीटीआई वालों ने मेरी पिक्चर पे इन्ना लल्ला लिख के ब्लैक एंड वाइट करके वायरल कर दिया कि शायद मर गया। मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें लगा तुम मर गए। टर्न्स आउट कोई इशू था जिस पे मैंने नहीं बोला था, मैं मुल्क में ही नहीं था। अब भी जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है वो देख रहा है, पिछले हफ्ते किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, साफ नज़र आ रहा था कि मैं शहर में नहीं हूँ, मैं बुक टूर पे निकला हुआ हूँ, मेरे बुक के इवेंट्स हो रहे हैं। कहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 नवंबर को ट्वीट आई है, 4 नवंबर को मैंने पता करने की कोशिश की, किसी को पता ही नहीं। तो मैं तो नहीं हूँ वायरल होने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, कि कहीं भी खड़ा व्लॉग बना दूँ या ब्लैक एंड वाइट करके बोलूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का आज जनाजा उठा है। वो मैं काम ही नहीं करता। मैंने ये काम 6.5 साल नहीं किया। हमेशा हमारी वीडियो एंड पर ही आती है। कभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं, ये काम ही नहीं करता मैं ये काम करता हूँ, ज़राए से पता चला है ये हो रहा है। जहाँ तक ये बात है कि कंडेम कर दो, अगर किसी को लगता है किसी वजह से नहीं कर रहा, तो अमार अली जान ने उस पर ट्वीट किया था। अमार अली जान की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अमार अली जान की बात को मैंने सेकंड कर दिया था, कंडेमनेशन मैंने दे दी। इसके आगे मैं अपना तबसरा दूँ, मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ? मेरी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, आप मुझे सुनते हैं इस वजह से कि आपका टाइम मैं नहीं वेस्ट करता। जब भी आपने मेरी बात सुनी होगी, यहाँ लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं, ये इस अखबार में रिपोर्ट हुआ है, हवा में नहीं बात करता। या 2 दिन बाद आकर, बड़े लोग होते हैं जिनको अपनी क्रेडिबिलिटी की कोई परवाह नहीं होती, मंडे को एक बात करते हैं, ट्यूसडे को दूसरी करते हैं, वेंसडे को तीसरी कर देते हैं, थर्सडे को आके बताते हैं पिछले 3 दिनों की बातें झूठ निकली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले साल फिर अगले हफ्ते वही काम करना शुरू हो जाते हैं। मैं मर जाऊँ अगर मेरी बातें झूठ निकलना शुरू हो जाएँ, या अगर कभी खुदा ना खासा निकलती भी हैं तो मैं आके खुल के बताता हूँ। आई थिंक अ बिग इंसिडेंट वाज पीजीसी में, मैंने स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट किया था। उस वक्त भी मैं शायद था कि ओरिजिनल इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आई वॉज टारगेटिंग व्हाट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स। मेरी पहली वीडियो भी अभी भी जाकर आप देखेंगे ना, तो मेन मेरा क्रिटिसिज्म एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर था। फिर जब पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ था, ओरिजिनल जो बात है वो रूमर था, मैंने पता करवाया काफ़ी लोगों से, सोर्सेज यूज़ की, जर्नलिस्ट से पता किया, टर्न्स आउट नहीं हुआ था। मैंने आके आपको खुलकर वो बात भी बताई। फिर मैंने फोकस जो किया एडमिनिस्ट्रेशन की बातों पर किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया उस पर किया। बट मुझे आज तक वो चीज़ थोड़ी बॉदर करती है कि यार पहली ही वीडियो में मुझे ड्यू डिलिजेंस करके बता देना चाहिए था। पहली वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं बोला कि हुआ है या नहीं हुआ है, झूठ नहीं बोला मैंने कि मुझे पता है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। वो इशू इतना सेंसिटिव था कि उसको सेंसेशनलाइज करना भी नहीं चाहिए था और मैंने नहीं किया। खैर हम डिट्रैक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं अगर बिना पढ़े यूँ फ़ोन रख कर कहीं से भी वीडियो बनाकर आपको बता देता, मैं नहीं खुश होता ना उस वीडियो से, व्यूज़ तो आ जाते। पूरा यूट्यूब का एल्गोरिथम जिस तरह काम करता है, इस तरह करता है कि जैसे ही इशू ट्रेंडिंग पे आए, वीडियो डालो वीडियो डालो वीडियो डालो। नॉनसेंस इश्यूज़ हो रहे होते हैं, सेलिब्रिटी गॉसिप हो रही होती है, कभी मैंने इंगेज नहीं किया उसके साथ। हमारा ना वो काम है, ना मेरा शौक़ है, ना पर्सनली मुझे अब लगता है कि जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, इस तरह की हाई फाई बातें करने का कोई पॉइंट भी बचा है। तो वैसे ही कभी रैट रेस में नहीं था टीपी, लेकिन मुझे 3,000 दे दो, मैं मुल्क बचा लूँगा। आई एम नोबडीज़ हीरो। ना मुझसे आप एक्सपेक्ट करें, ना मैं किसी चैनल पर आता हूँ, ना मैं किसी से तनख्वाह लेता हूँ। कम पैसों में ज़िंदगी गुजारने का फ़ायदा ही मेरा ये है कि मेरे पास इंडिपेंडेंस है। जब मर्ज़ी वीडियो बनाई, जब मर्ज़ी नई वीडियो बनाई, जब मर्ज़ी पोस्ट कर दी, जब मर्ज़ी नहीं की। ये कैंपेन चलाना, अब तू नहीं बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, करते रहें। कैसे मैं इतना इम्पोर्टेंट हो गया। एंड आई नो वाई इट्स डन, बिकॉज 2-3 इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं। कौन है इंडिपेंडेंट वॉइस, मुझे एक्चुअली काउंट करवाएं। आई कांट थिंक ऑफ मैनी, जो किसी चैनल से वाबस्तगी नहीं है, जिनके पीछे कोई पैसा नहीं है, जिनके पीछे कोई इदारा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो मेरे बाद मुझे कॉपी करके कोशिश करते हैं ये बोलने की कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं। मुझे पता है उनके पीछे कौन है, उन्होंने खुद आके बताया कहाँ से उन्होंने फंडिंग ली है। आप हर चैनल से पूछें, खुलकर पूछें कि यार अच्छा आपने चैनल इस्टेब्लिश किया, चैनल, वेबसाइट, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स आते हैं ना, पूछें किसने पैसा दिया था। जब वो झूठ बोलें फिर वो डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएंगे कि किसने किसको कब पैसा दिया था।
तो ये कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस रह गई हैं, इनको ख़त्म करने के लिए और पीटीआई सपोर्टर्स में ये कल्ट सीज मेंटालिटी बनाने के लिए कि वाहिद सच्चा आदमी जो पाकिस्तान की तारीख में आया है वो इमरान खान आया है। और इमरान खान जो कहते थे कि जनरल बाजवा फरिश्ता हैं, जनरल बाजवा से बड़ी डेमोक्रेट कोई नहीं है, मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। आज ये कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर के 18 अमेंडमेंट को दफन कर दिया। 18 अमेंडमेंट के खिलाफ पूरी कैंपेन जो है वो पीटीआई ने चलाई थी। 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें उन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। उस वक्त जनरल बाजवा ने लिखा था, सुहेल वड़ाइच का कॉलम है, कि मुजीब के 6 पॉइंट से ज़्यादा नुकसान 18 अमेंडमेंट ने दिया है। उन जनरल बाजवा को बाप बोलते थे पीटीआई वाले, कसीदे पढ़ते थे इमरान खान आके कि जनरल बाजवा से बड़ा महान कोई आदमी नहीं है और मिलिट्री को तो पूजना चाहिए हम लोगों को। ये फ़ौज जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज है और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है वो मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का गद्दार है। इमरान खान आकर कहते थे मुझे क्यों नहीं हुआ कभी फ़ौज से मसला। अब शहबाज गिल तो हदें ही पार कर दी है ना। शहबाज गिल मतलब बहुत ही कोई अच्छा माल मिल रहा है किसी ऐसी स्टेट में है जहाँ लीगल है, या तो वो आपको आईने में देखते हैं और बोलते हैं, इस शक्ल से ज़्यादा रिडिकुलस बात करूँगा मैं, उन्होंने बोल दिया फैज़ फेस्टिवल के बाद लेफ़्ट के कुछ 4-5 लोग हैं, उन्होंने जब प्रोटेस्ट की थी ये भी जनरल बाजवा के कहने पे की थी। अगर तो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हम कहते हैं इतनी बड़ी पोजीशन है, पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उनको उन स्टूडेंट्स के पास जाना पड़े जिनकी कॉलेज में कोई नहीं सुनता कि आप लोग इमरान खान का तख्ता उल्टे के, तो ये तो मतलब मेरी नज़र में शहबाज गिल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। लेफ़्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, छोटी छोटी विचारों की तंजीमें हैं, छोटी छोटी उनकी प्रोटेस्ट होती हैं। तन में बट जिस तरह कहता है कि भाई इनका तो कैंटीन पे वो है, उधार है, ये कैसे मुल्क बदल देंगे। अमार अली जान इमरान खान के दौर में उठाया गया, किसने उठाया, उनके घर पे घुसकर उठाया गया। स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के जो लीडर्स हैं उन पे सेडिशन के पर्चे किए गए इमरान खान के दौर में। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट मार्चर्स, प्रोटेस्ट भी नहीं, स्टूडेंट सॉलिडारिटी, उन्होंने बोला भाई हम स्टूडेंट सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, सेडिशन लगा दी उनके ऊपर। अब उन्हीं लेफ्ट के लोगों को कहा जा रहा है ये जनरल बाजवा के कहने पे इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। क्यों? क्योंकि वो ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि हर कोई जो है वो मिलिट्री के साथ था और इमरान खान के ख़िलाफ़ था, ताकि जो कल्ट और सीज मेंटालिटी, कल्ट में ऐसी सीज मेंटालिटी हो कि अस वर्सेस देम। अगर तो आप इमरान खान के सामने सजदे नहीं करते तो आप इस्टेब्लिशमेंट आउट हो, आप फौजी आउट हो, जबकि ये सारे जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। इस्टेब्लिशमेंट की वजह से शहबाज गिल जैसे घटिया लोग भी जो हैं वो रेलेवेंट हो गए हैं, उनकी बात कोई 4 लोग सुन सकते हैं। और उनको पता है कि क्योंकि ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं फर्टाइल माइंड्स हैं, कुछ भी डाल दो इसमें, खेती है, जो लगानी है लगाओ, ये दिन को रात बोलेंगे, रात को दिन बोलेंगे। अगर आप बस इतना बोल दो कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, वो बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। और इनको और बेवकूफ़ बनाए, कोई अकल की बात ना करे, तो कोई जो अकल की बात करता है वो इस्टेब्लिशमेंट आउट है, वो जियाला है, वो पटवारी है। खुदा के वास्ते इस जहालत से बाहर आ जाएं। मैं अगर 3 नवंबर को वीडियो बनाऊं या मैं अगर 11 नवंबर को वीडियो बनाऊं, 8 नवंबर को पास हुआ है, 8 नवंबर को टेक्स्ट आया है, 11 नवंबर को मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, 13 को आप देख लेंगे क्या आसमान टूट गया, क्या फ़र्क पड़ा इससे। आज ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम अपोज कर रहे हैं। जब इन पावर थे तो इमरान खान कहते थे NFC अवार्ड भी रिवाइज़ होना चाहिए। इन्होंने तो चलें शुक्र है 18 अमेंडमेंट दफन नहीं किया, NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा। इमरान खान तो और आगे जाकर कहते थे कि NFC अवार्ड चल ही नहीं सकता, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट को दो। वो हमें पता है, फौज में जाने था। ये कैसा सिस्टम बनाया है जब फेडरल गवर्नमेंट अपने सारे सूबों को पैसे दे देती है, डिफेंस दे देती है, कर्जे की किस्तें, तो फेडरल गवर्नमेंट सारे में चली जाती है, बाकी सारा बजट कर्जे लेके करती है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पूरी की पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी थी इमरान खान ने। आज ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सेवियर्स बन गए हैं। यही चीज़ हुई थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और PDM की जो पार्टीज़ हैं PPP और PMLN, वो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बात करते थे। आज वो लोग इन पावर हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। कल को इमरान खान वापस इन पावर होंगे या PTI वापस इन पावर होगी और PPP PMLN बाहर बैठ के डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को याद आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये एलीट पार्टीज़ हैं, ये आपस में लड़ती रहेंगी और इनकी लड़ाई में कौम की लग गई है, आवाम की लग गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लग गई है। तो बस इंजॉय करें। मैं 2018 से जब रो रहा था कि देखो यार ये आ रहा है सैलाब, नहीं सुनी, आ गया। तो वही कब्र जो इमरान खान ने औरों के लिए खोदी थी, अब आज उसमें गिरे हुए हैं। अब मैं क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनूं? मैं बाहर रह कर कह सकता हूँ इमरान खान की हाइब्रिड रजीम थी, करंट हाइब्रिड रजीम है, 2018 के इलेक्शंस रिग्ड थे, आज के इलेक्शंस रिग्ड हैं।
पी का इमरान खान लाया गलत है, PML लाया गलत है, PPP लाया गलत है। इमरान खान के पीछे फ़ौज थी, आज PML एंड PPP के पीछे फ़ौज है। ये सारी तीनों एलीट पार्टीज़ हैं, ये आपस में लड़ती रहती हैं कि हमें सेलेक्ट कर लो, हमें सेलेक्ट कर लो। ये स्टेटस को पार्टीज़ हैं, ये कभी तब्दीली नहीं लाएंगी। ये फ़ौज की बी टीम बनने के लिए तैयार होती हैं हमेशा, एंड दे आर द सेम। If you think one of them is different, that's your bias, not mine. And please let me live my life. Rab rakha. Goodbye.